अब इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने भी इसका मान निकाला था, लेकिन जब हम अंकित प्रश्न करते हैं बच्चों, जिसमें फिर से हमें इसका मान रखना होता है, तो हम उसमें उसको पूरी तरह से गुणा या भाग करके उसका मान नहीं निकालते हैं। तो इसमें देखिए, हम सुविधा की दृष्टि से हम क्या करते हैं, इसको करते हैं 3.14 इंटू, यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 0.15 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। अब इसको खोलते हैं, ये हो जाएगा 3.14 इंटू 0.15 इंटू 0.15 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻³ टू 6 -6। अब हम इसको ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं, इसके हम गुणा भाग नहीं करते हैं। और यहाँ पर हमारा ये, क्योंकि यहाँ पर r का स्क्वायर था तो इसकी यूनिट आ जाती है मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमको एरिया मिल गया। अब हम यहाँ फिर से इसमें मान रखते हैं, जो प्रश्न में मान दिए गए थे। सूत्र था R = ρL/A। R की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 26 ओम, तो R के लिए लिख लेते हैं 26 ओम = L। रो की वैल्यू हमको निकालनी है, L दिया गया है 1 मीटर, और एरिया हमने अभी अभी ये निकाला है 3.14 इंटू 0.15 इंटू 0.15 इंटू 10⁻⁻6। इसकी यूनिट है मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, हमको रो की वैल्यू निकालनी, तो रो हम यहाँ पे रहने देते हैं, इसके साथ की अन्य राशियों को पक्षांतर कर देते हैं। तो 1 मीटर तो 1 से अगर आप भाग या गुणा करते हैं तो उसका मान वही रह जाता है। यहाँ पर जो आपको अगला समीकरण, अगली स्थिति प्राप्त होती है, ये सारी राशि यहाँ पर इसके साथ गुणा में चली जाती है। और मात्रक में देखिए, ये मीटर स्क्वायर है, मीटर है, तो 1 मीटर कट जाता है, यहाँ पर मीटर बच जाता है। मीटर स्क्वायर होता है मीटर इंटू मीटर, तो ये फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगी 26 ओम इंटू 3.14 इंटू 0.15 इंटू 0.15 इंटू 10⁻⁻6। या यहाँ ओम है, यहाँ हमारा मीटर है, इक्वल टू रो। ये रो का मान आ गया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो इसके अंक हैं, अंक 26, 3.14, 0.15, 0.15, इनको आप गुणा करते हैं और आपको यहाँ पर जो अंक प्राप्त होता है गुणा करने के पश्चात, वो जो मान आपको प्राप्त होता है वो आपका रो का मान आ जाता है। तो इसका गुणा करने के पश्चात आप यहाँ पर इसका मान निकालेंगे और मुझे बताएंगे। उसकी यूनिट आ जाती है आपकी ओम मीटर। अब जो अगला क्वेश्चन है, इसमें इसको देखिए, 4 ओम प्रतिरोध के किसी तार की मोटाई दोगुनी कर दी जाती है, तार का नया प्रतिरोध परिकलित कीजिए। 4 ओम का कोई प्रतिरोध है, उसका जो तार है उसकी मोटाई दुगनी कर दी जाती है। माना हम देखिए, इसमें हम देखते हैं, ये माना ये कोई आपका ये तार है, इस तरह से, ये पहले इसकी मोटाई है और इसका प्रतिरोध उसने क्वेश्चन में दिया है R = 4 ओम। अब इस स्थिति में वो कह रहा है कि पहली स्थिति में तो इस तरह से इसका प्रतिरोध 4 ओम है। अब वो क्या करता है कि इसकी मोटाई को दोगुना करता है। ये जो तार है, इसका जो दिया गया पदार्थ है उसकी मात्रा इतनी ही है, आपने इसमें एक्स्ट्रा पदार्थ नहीं जोड़ना है उसको मोटा करने के लिए। तो आप मोटा करने के लिए क्या करेंगे, इसको अगर आप सामान्य उसमें देखिए, तो मैं यहाँ से जो इसको ठीक इसकी आधी जो लंबाई है, ये अभी इस तार के लिए ये L है, तो मैं इसकी मोटाई को दुगना करने के लिए ठीक यहाँ पर से इसको मोड़ दूंगी, तो ये इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। जब मैंने इसको इसके ऊपर मोड़ दिया तो यहाँ पर ये इसकी मोटाई दुगनी हो गई। जब आपने उसकी मोटाई दुगनी कर दी तो उस स्थिति में आप देखेंगे उसकी जो लंबाई हो जाती है वो L/2 रह जाती है। पहली स्थिति में उसकी जो मोटाई है और उसकी जो लेंथ है उसके अनुसार उसका प्रतिरोध है 4 ओम। अब मुझे उसकी मोटाई को दुगना करना है। माना उसकी मोटाई को हम यहाँ पर ले रहे हैं बच्चों, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। तो जब मैंने उसके प्रारंभिक स्थिति में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A और उसकी लंबाई है L। अब जो स्थिति शर्त जो प्रश्न में दे रहा है, मोटाई को दुगना करने पर, तो मोटाई दुगनी करने पर हो जाएगी 2A, तो लेंथ रह जाएगी L/2। तो प्रथम स्थिति में और द्वितीय स्थिति में हमने उसकी
तुलना कर करके फिर उसका कह रहा है कि अब इसके जो नया प्रतिरोध है उसको परिकलित कीजिए। तो अब जो हमने जो सारी स्थिति निकाली है उसके अनुसार हमने कहा प्रारंभिक स्थिति में उसका प्रतिरोध R बराबर है 4 ओम। माना उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है या आप उसको कह रहे हैं मोटाई कह रहे हैं, तो उसकी मोटाई है A और उसकी तार की लंबाई है L। ठीक, अब इस स्थिति में अब क्योंकि तार एक ही पदार्थ का बना हुआ है, मैंने आपसे कहा था कि जो रो होती है, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है किसी भी पदार्थ के लिए निश्चित होता है। तो यहाँ पर क्योंकि तार का प्रतिरोध नहीं बदला गया है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध या जो उसकी प्रतिरोधकता होती है दोनों स्थितियों के लिए समान होती है, जिसको हम रो ले लेते हैं। तो ये रो है। अब प्रथम स्थिति के लिए जो हमारी प्रारंभिक स्थिति दी गई है, प्रथम स्थिति के लिए हम R का मान निकालते हैं। प्रथम स्थिति में यहाँ हो जाएगा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यह आपका पहला समीकरण है। अब क्योंकि प्रथम स्थिति में वो 4 ओम कह रहा है तो हम R की जगह पे रखेंगे 4 ओम। 4 ओम इक्वल टू रो L अपॉन A। सॉरी, हम पहला समीकरण इसको नाम देते हैं। तो 4 ओम इक्वल टू रो L अपॉन A। अब दूसरी स्थिति में प्रश्न की शर्त के अनुसार जो हमारी द्वितीय स्थिति है, द्वितीय स्थिति के लिए वो कह रहा है कि मोटाई को हमें दुगना करना है। तो द्वितीय स्थिति में जो उस तार की मोटाई हो जाएगी, मोटाई हम लिखेंगे 2A। पहले की वो दुगनी कर दी गई है 2A, और इस स्थिति में उस तार की लंबाई रह जाएगी आधी, लंबाई हो जाएगी L अपॉन 2। अब रो क्योंकि पदार्थ वही है तो उसका विशेष प्रतिरोध फिर से वही रहता है। अब हम फिर से सूत्र पे आते हैं कि द्वितीय स्थिति के लिए प्रतिरोध का मान हो जाएगा, माना हम द्वितीय स्थिति में उसका प्रतिरोध ले लेते हैं R डैश। तो R डैश इक्वल टू रो, यहाँ पर L का मान है L अपॉन 2 और A का मान है 2A। ठीक है, अब इस समीकरण को हम ठीक स्थिति में लाते हैं। R डैश इक्वल टू रो, यह आ जाएगा हमारा L और इसका जो 2 है क्योंकि अपॉन में है तो ये नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2A। अब फिर इसको हल कीजिए, यह आपका आ जाएगा रो L अपॉन 4A। अब इस समीकरण की जो आपका दूसरा समीकरण है और इस पहले समीकरण की तुलना करते हैं। पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में हम इसको R डैश, इसमें इसको आप ध्यान से देखिए तो रो दोनों समीकरणों में समान है, L दोनों में समान है, A दोनों में समान है। यहाँ पर आ रहा है ये 4। तो हम इन दोनों समीकरणों को समान रूप प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये 4 है ये हर में है आपके बटा में, इसके अंश में हम जब कुछ नहीं होता तो 1 मान लिया जाता है। हम यहाँ पर 1/4 को बाहर लेते हैं तो अंदर हमारा बच जाता है रो L अपॉन A। R डैश इक्वल टू 1/4 रो L अपॉन A। यह आपका समीकरण 2 आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, रो L अपॉन A, समीकरण 1 से रो L अपॉन A का मान कितना है 4 ओम। तो हम यहाँ पर जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 से मान रखने पर जब हम समीकरण 1 से मान रखते हैं इस समीकरण में तो ये हो जाएगा R डैश इक्वल टू 1/4, इसकी जगह पे आ जाएगा 4 ओम। यह आपका कैंसिल हो जाएगा 4 से 4 1, आंसर आ जाएगा 1 ओम। तो R डैश इक्वल टू 1 ओम। और यहाँ पर आप आंसर में लिखेंगे जो प्रश्न में पूछा गया है कि 4 ओम के प्रतिरोध के तार की मोटाई दोगुनी कर देने पर तार का नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, हमारा 1 ओम रह जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों हम जो हमारे पास इसके बाद आपके पास है प्रतिरोधों का जो संयोजन है, प्रतिरोधों को किस तरह से संयोजित किया जाता है अलग अलग परिपथों में, अलग अलग क्रमों में। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जो है उनका संयोजन देखिए। जो परिपथ में प्रतिरोध होते हैं या जो कोई जो विद्युत उपकरण होते हैं उनको परिपथ में 2 तरह से संयोजित किया जाता है। पहले प्रकार के संयोजन को कहा जाता है श्रेणी क्रम, जैसे हमने जिस क्रम में हमने एमीटर को जोड़ा था, और दूसरे प्रकार के संयोजन को कहा जाता है पार्श्व क्रम, जिसमें हमने वोल्टमीटर को जोड़ा था।
अब हम श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में किस तरह से प्रतिरोधों या विद्युत उपकरणों को संयोजित किया जाता है। तो श्रेणी क्रम का मतलब मैंने कहा था सीधे एक से दूसरा। जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो एक प्रतिरोध के अंतिम सिरे से दूसरे प्रतिरोध का या दूसरे उपकरण का पहला सिरा जोड़ दिया जाता है। ये पहला उपकरण है आपका, इसका प्रारंभिक सिरा, अंतिम सिरा। यहाँ पर इसके अंतिम सिरे से दूसरा प्रतिरोध, फिर यहाँ पर इसके अंतिम सिरे से तीसरा प्रतिरोध या तीसरा उपकरण जोड़ दिया जाता है। फिर इसी तरह से ये क्रम जो है इसी तरह से जब आगे चलाया जाता है तो इसको कहा जाता है श्रेणी क्रम। अब जब आप इसका परिपथ बनाते हैं तो परिपथ बनाने में आपको पता है इसमें आपको सेल या बैटरी लगानी होती है और आपका स्विच लग जाता है। तो ये है हमारा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। और यहाँ पर हम इनको नाम दे सकते हैं R1, R2, R3, R4। दूसरा आता है पार्श्व क्रम संयोजन, जिसको मैंने आपको कहा था जिसको कहा जाता है समांतर क्रम संयोजन। इसमें उपकरणों को एक दूसरे के समांतर लगाया जाता है और उपकरणों के सब उपकरणों के प्रारंभिक सिरे और अंतिम सिरे एक ही होते हैं। जैसे इसमें देखिए पहला उपकरण या पहला प्रतिरोध इस तरह से, दूसरा, ऐसे, और आप अन्य कितने भी इसमें आप इसको संयोजित कर सकते हैं। लेकिन संयोजन में ध्यान देना है कि प्रत्येक प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरा यानी सारे उपकरण दो निश्चित बिंदुओं के बीच में ही संयोजित कर दिए जाते हैं, जिनका इस तरह से फिर जब परिपथ आप इसका बनाते हैं तो ये परिपथ आपका इस तरह से बन जाता है। इसमें आप सेल बैटरी लगाइए और इसको स्विच से संयोजित कर दीजिए। और फिर इसमें आप नाम दे सकते हैं R1, R2, R3 और R4। तो ये आपका पार्श्व क्रम संयोजन है, ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन में एक दूसरे से जोड़ते हुए प्रतिरोधों या विद्युत उपकरणों को जोड़ा जाता है। जबकि जो पार्श्व क्रम संयोजन होता है, पार्श्व क्रम संयोजन में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में सारे उपकरणों को या सारे जो आपके प्रतिरोध होते हैं उनको संयोजित किया जाता है।